गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो देख सकते हैं हम लोग कहाँ पर पहुंच गए थे। ये टॉपिक जो आपका है आपके ग्राम पंचायत में है ना, पंचायती राज व्यवस्था, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। चाहे आप यूपीएसआई वाले एग्जाम में आपने दिया हो, यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, है ना। मतलब कोई भी एग्जाम होता है जो इस टॉपिक से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए। चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है सी नंबर, आपका हो जाएगा 33%। क्या हो जाएगा? 33% आपका आंसर हो जाएगा, सी नंबर राइट हो जाएगा। देख सकते हैं एक पॉइंट आपसे दिया है, 73वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए कितने, तो आपके 33%। ये भी पॉइंट याद रखिए, कब किया गया ये संशोधन विधेयक है आपका 73वें नंबर का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। चलिए, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तो यहां पर देखिए आपका हो जाएगा पंचायत समिति। क्या हो जाएगा? ए नंबर, पंचायत समिति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर एक ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से चुने चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। तो देखो आपने देखा भी होगा, आपके यहाँ पर ग्राम प्रधान होते भी हैं, साथ में आपके जो कह सकते हैं कि सरपंच भी होते हैं। सरपंच ना बोल के उन्हें एक नाम और भी दिया जाता है, गाँव में बोल देते हैं ना। तो देखो यहाँ पर कितने से कितने आपको मिलेंगे। यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका बनेगा बी नंबर, 7 से लेके आपके कितना, आपके 17 तक होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा? बी नंबर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 7 से लेकर कहीं पर आपको 9 भी होगा, है ना। 7 से लेके 9, 7 से लेके आपके यहाँ पर कह सकते हैं आपके 13 भी होते हैं, और 7 से लेके आपके 15 होते हैं। ये जनसंख्या के अकॉर्डिंग होते हैं कि कितनी जनसंख्या उस गाँव में है। अगर जनसंख्या 1000 के अंदर है तब आपके 7 से 9 आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके जनसंख्या के अकॉर्डिंग है, इस वीडियो में आपको बताएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा जो होती है वो आपकी कितनी होती है। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो होती है कितनी होती है? 21, 25, 35 या 18। चलिए, तो देखिए इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा। 21 वर्ष होती है। कितनी? 21 वर्ष होती है। जो आपके गांव में प्रधान वगैरह होते हैं इनकी उम्र कितनी होगी भाई? तो आपके 21 वर्ष है, तो वो लोग प्रधान बन सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, भारत में ग्राम पंचायतों की जो कुल संख्या है वो आपकी कितनी है। भारत में ग्राम पंचायतों की जो कुल संख्या है वो आपकी कितनी है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। तो देखो यहाँ पर ये 2015 का डाटा है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्तमान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है। ये वाला आपको आंसर नोट करना है। कौन सा? ये वाला आंसर नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए इसको नोट कर लीजिए, वर्तमान में इतनी आपकी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है। चलिए बताइएगा कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस साहित्य में मिलता है। बौद्ध में, या वैदिक में, या जैन में, या आपके तमिल साहित्य, किस में हो जाएगा। चलिए यहाँ पर ऋग्वेद दे रहे हैं भाई, तो ऋग्वेद तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको समझना है यहाँ पर सही क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वैदिक, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन बी वाला दे रहे हैं उनका आपका जवाब सही हो जाएगा कि ग्राम शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है किसमें? वैदिक साहित्य में मिलता है। इस साहित्य में गांवों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। ग्राम वह क्षेत्र है जहाँ लोग मिलकर रहते हैं, प्रकृति से निकटता से जुड़े रहते हैं, उसी के अनुरूप आर्थिक गतिविधियां करते हैं, जैसे कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, ये आपकी किस्में आते हैं। तो आपके गांव से ही संबंधित आपके हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था। वैदिक काल में ग्रामीण प्रशासन का प्रमुख अधिकारी कौन था। यहाँ पर देखिए आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। कौन था भाई? तो ग्रामीणी, मतलब कह सकते हैं प्रमुख अधिकारी ग्रामीणी हुआ करता था। ए नंबर हो जाएगा। ग्रामीणी शासन का प्रमुख अधिकारी होता था। ग्रामीणी का मुख्य कार्य होता था गांव को जो चोर होते हैं, डाकू होते हैं, राज्य के भ्रष्ट कर्मचारी के, है ना, पितृत्व रक्षा करना होती है ना, मतलब ये जो चोर डाकू होते हैं इनसे रक्षा करना होता था, ग्रामीणी का काम होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि मध्यकालीन भारत में ग्रामीण सुशासन की प्रणाली अर्थात पंचायती व्यवस्था किन कारणों से कमजोर हो गई। तो चलिए यहाँ पर देखिए कब समय की बात हो रही है? मध्यकालीन समय की बात हो रही है। तो कह रहा है ग्रामीण स्वशासन की जो प्रणाली थी वो किन कारण से कमजोर हो गई। तो नगरों पर अधिक ध्यान देना, जमींदार को बढ़ावा देना, जागीरदारी प्रथा को बढ़ावा देना, या इनमें से सभी। राइट आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए सबका जवाब यहाँ पर ऑल आ रहा है, अर्थात सभी हो जाएगा क्या। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन को लॉक करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, है ना। इन सभी कारण के कारण, मतलब इन सभी के कारण जो पंचायती व्यवस्था थी वो आपकी कमजोर हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था। शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में कौन कार्य करता था। चलिए 4 नंबर में जवाब दीजिएगा। सभी लोग साथ में जवाब देते हुए चलेंगे, और देख सकते हैं
यहाँ पर आपका सुमंत है, कुलकर्णी और आपका पाटिल है और आपका अमात्य दिया गया है। चलिए कुछ लोगों ने जवाब दिया भी है, यहाँ पर पाटिल जो लोग जवाब दे रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिएगा कि शिवाजी के काल में ग्राम प्रधान के रूप में पाटिल कार्य करता था, है ना। शिवाजी के समय में ग्रामीण प्रशासन में काफी सुधार हुआ। देखो जो कुलकर्णी है वो लिपिक था, जो मुख्य रूप से ब्राह्मण होता था, अर्थात तो जो कुलकर्णी था वो लिपिक था और लिपिक जो पद होता था मुख्य रूप से ब्राह्मण होता था। शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था में अष्ट प्रधान शासन व्यवस्था प्रमुख थी, जिसमें से उसके कार्यों और उसके प्रशासनिक इकाइयों की उचित व्यवस्था भी की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि ब्रिटिश काल के दौरान किस वर्ष स्थानीय सुशासन की शुरुआत की गई थी। तो चलिए बताइएगा, ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय सुशासन की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? 5 का जवाब दीजिएगा। चलिए तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1882 में। कब हुई थी? तो 1882 में हुई थी। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और इसके पूर्व अगर बात करें कि इससे पूर्व लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया आपका? ए नंबर राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस वायसराय को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। तो देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है और छोटे एग्जामों में मिलेगा। तो चलिए बताइएगा कि किस वायसराय को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। चलिए तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं और यहाँ पर आंसर आ रहा है बी नंबर रिपन। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, रिपन हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है, जिन्होंने 1882 में स्थानीय सुशासन की शुरुआत की। इनके कार्यकाल की अगर बात करते हैं तो 1880 से लेकर 84 को स्थानीय सुशासन का जनक काल भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में स्थानीय सुशासन का जनक किसे कहते हैं। वही क्वेश्चन आपका आ गया है। तो देख सकते हैं आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन हो जाएगा। ठीक है, लॉर्ड रिपन के काल को स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों का प्रावधान अभिव्यक्त किया गया है, अर्थात जो ग्राम पंचायत हैं वो आपके कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। चलिए तो आपका जवाब दे रहे हैं भाई 40 दे रहे हैं। चलिए लगभग सभी का जवाब आ रहा है सी नंबर। और यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल सही है। 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत ग्राम पंचायतों के प्रावधान को अभिव्यक्त किया गया है और यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है। यह एमपी क्वेश्चन है, इस समय इसी क्वेश्चन आपके बनते हैं। क्वेश्चन कई प्रकार से बनते हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि जो आपका ग्राम पंचायत है ये किसके अंतर्गत आता है, तो आपके किसमें? नीति निर्देशक तत्व में आता है। क्यों? क्योंकि भाई ये 36 से स्टार्ट होते हैं और 51 तक आपके जाते हैं, जिनको नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और आर्टिकल नंबर जो 40 है वो किसके लिए है? ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। तो इस कारण से इसको आपको याद रखेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। ये भी आपका क्वेश्चन आपका अच्छा है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किए गए थे। चलिए 50, 52, 54 या 56। चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आ रहा है बी नंबर। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है आपके 1952 में यहाँ पर शुरू किया गया। डेट याद रखिएगा, गांधी जयंती अर्थात आपका 2 अक्टूबर 1952 को प्रारंभ किया गया था। इसे जनता की सहभागिता के उद्देश्य से लेकर प्रारंभ किया गया, लेकिन यह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही। अर्थात यहाँ पर स्वतंत्रता के बाद ये जो आपकी सामुदायिक विकास कार्यक्रम है ये पहली स्टार्टिंग किया गया स्वतंत्रता के बाद, लेकिन क्या हुआ कि ये जो आपकी योजना रही थी वो आपकी असफल रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली को किस स्तरीय पर बनाने की सिफारिश की थी। किसने? तो आपके बलवंत राय मेहता ने। तो ये बताइए बलवंत राय मेहता ने 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय या 4 स्तरीय किस पर फोकस किया था इन्होंने। चलिए ऑप्शन आपका सी नंबर आ रहा है 3 स्तरीय। तो देखिए आपका जवाब बिल्कुल सही है। वर्ष 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति कब की गई थी भाई, इसकी स्थापना मतलब गठित कब की गई थी, तो आपके 1957। ठीक है ना, 1957 में गठित बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज प्रणाली को 3 स्तरीय बनाने की सिफारिश की थी, है ना, जिसमें ग्राम पंचायत समिति, जिला पंचायत समिति प्रणाली को अपनाने हेतु पर सिफारिश भी आपकी हुई थी। मतलब यहाँ पर ग्राम स्तर के लिए, है ना, फिर ब्लॉक स्तर के लिए, फिर आपकी जिला स्तर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया। तो चलिए बताइएगा सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पंजाब या बिहार। राइट आंसर। चलिए तो राइट आंसर यहाँ पर अगर बात करते हैं तो देखिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं और साथ में सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। देखिए ऑप्शन आ रहा है ए नंबर। याद रखिएगा आपके यहाँ पर बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम किस राज्य में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया। यहाँ पर देखिए भाई इसका राइट आंसर जो आपका होगा वो आपका यहाँ पर कौन होगा भाई, राजस्थान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यहाँ पर ए नंबर होना चाहिए, राजस्थान होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ए नंबर कर लीजिएगा। यहाँ पर जो डिस्क्राइब है तो आप देख ही सकते हैं कि आपके कहाँ पर भाई, तो आपको देखिए सर्वप्रथम राजस्थान के
सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है, चलिए। अच्छा, इस पॉइंट में थोड़ा सा देख लीजिए। बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को लागू किया गया था। हाँ, अगर ये यहाँ पर देखिए, इस पॉइंट में देखिएगा, अगर ये पॉइंट पूछे कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो आपको यहाँ ये लगाना है। लेकिन अगर पंचायती राज अगर बात करें, है ना, अगर पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है तो राजस्थान के नागौर में लगाना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है यहाँ पर, पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन जो किया गया, ये कब किया गया था? चलिए बताइएगा कि पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, ये कब किया गया? सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? तो चलिए, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए, आपका राइट आंसर बनेगा सी नंबर, आपके 1977 में। क्या हो जाएगा? 1977 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहां पर देख सकते हैं 1977 में कौन सी सरकार थी? तो आपकी जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, और इस समिति ने क्या किया? त्रिस्तरीय के स्थान पर क्या कर दिया? द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कर दिया था। तो यहाँ पर विकास के लिए, गांव के विकास के लिए उन्होंने कहा कि 2 स्तरीय सिस्टम ही आपका ज्यादा सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी? मतलब जो आपका पंचायती राज संस्था है, उनको संवैधानिक दर्जा देने की जो सिफारिश की थी, वो कौन सी समिति ने किया था? यहाँ पर जवाब देना है 13 नंबर में। और 13 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, यहां पर बलवंत राय को काफी लोग देंगे, लेकिन इसका राइट आंसर बनेगा कौन सा? डी नंबर, LMV समिति है। याद रखिए, ये पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। यहां पर डी नंबर, आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। अब देखिए, 1986 में गठित ये आपकी थी LMV सिंघवी समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। कालांतर में 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा आपको प्राप्त हो गया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे दिया गया है। अगला है, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में पीके थुम्मन समिति का गठन कब किया गया? देखो, ये मिलान करने में आएगा कि कौन सी समिति कब गठित हुई थी, ये मिलान करने में आपको एग्जाम में मिलेगा। तो ये बताइएगा कि पीके थुम्मन समिति का जो गठन किया गया, ये कब किया गया? तो ये देखिए, ये किया गया था आपके 1989 में। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर बी नंबर, 1989 में किया गया था। इन्होंने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया? अब यहाँ पर आप बताइए कि कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम था जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था, है ना, को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? यहाँ पर राइट आंसर दीजिएगा। जिन लोगों ने भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आज वीडियो को आप लोगों ने बहुत कम लाइक किया है ना, जबकि आपको पता है कि आप जबकि क्वेश्चन करा रहे हैं ना, और वो क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे बेहद है। और हो सकता है कि ऐसे कंटेंट आपको भी कहीं मिल भी रहा हो, है ना। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो लाइक शेयर करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोगों के लाइक शेयर से ही हम लोग मोटिवेट रहते हैं। ठीक है, और इतनी क्लासें लेते रहते हैं, तो भाई सब लोग लाइक शेयर करते रहिए। अब देखो, कुछ क्वेश्चन हमें यहाँ पर थ्योरी में पढ़ना है, क्योंकि भाई जो चीज़ पढ़े हैं उसको अगर थ्योरी में नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ दिन के लिए रहेंगे और रट्टा मार के चले जाएंगे, है ना। तो देखिएगा, थोड़े से पढ़ेंगे यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव, फिर इसी से ऑब्जेक्टिव से फिर क्वेश्चन बनेंगे। तो देखिए, यहाँ पर दिया है, लॉर्ड रिपन ने 1982 ईस्वी में स्थानीय सुशासन की शुरुआत की थी। इन्हें स्थानीय सुशासन का जनक कहा जाता है। उन्हीं के कार्यकाल अर्थात 1980 से 84 को स्थानीय सुशासन का जनक काल, मतलब कह सकते हैं जन्म काल कहा जाता है। तो देखो, यही पॉइंट हमने आपको पढ़ाया था और वही पॉइंट आप देख सकते हैं कि आपके सामने हाजिर भी हो गया है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है, ग्राम सभा क्या होती है? तो देखिएगा कि ग्राम सभा संविधान के अनुच्छेद 243 के ए में ग्राम सभा का प्रावधान है, जो कि 200 या इससे अधिक सदस्यों से मिलकर बनती है। यह एक ऐसा निकाय है जिसके तहत गांव की मतदाता सूची में, देखिए यहां पर सबसे मेन पॉइंट होता है कि जिसके तहत गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी सदस्य मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि भैया ग्राम मतलब जो ग्रामीण होते हैं ये कौन होते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा कि जो गांव की मतदाता सूची है उसमें जो पंजीकृत हैं उसके सभी मतदाता ग्राम सभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है, उसमें बालक वालक को नहीं जोड़ेंगे। जोड़ेंगे किसे? तो यहाँ पर मतदाता सूची में जितने भी पंजीकृत आपके हैं उन्हीं को यहाँ पर कहा जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट आपसे दिया गया है
कि ग्राम सभा की बैठक वर्ष में कम से कम 2 बार होना आवश्यक है तथा कुछ विशेष परिस्थिति में भी बैठक बुलाई जा सकती है। वैसे तो आपको पता है कि साल में 6-6 माह में होती है, लेकिन अगर कोई जरूरत पड़ गई तो भी आपकी बैठक क्या हो सकती है, बुलाई जा सकती है। क्लियर है ना पॉइंट। अगला प्रश्न आपसे दिया है कि ग्राम सभा की गणपूर्ति न होने से बैठक का संचालन नहीं हो सकता है अतः कुल पंजीकृत मतदाता के 5वें भाग की उपस्थिति पर ही ग्राम सभा की बैठक हो सकती है। देखो आपने पढ़ा होगा लोकसभा या राज्यसभा की गणपूर्ति होती है 1/10 होती है ना। यहां पर देखो क्या होती है, जो कुल पंजीकृत मतदाता है उसके 5वें भाग की उपस्थिति होगी तभी ग्राम सभा की बैठक होगी, ऐसी ये बैठक आपकी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है पंचायतों का गठन। तो देखो पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 बी ग्राम स्तर, माध्यमिक स्तर और जिला स्तर पंचायतों का गठन का प्रावधान करता है तथा जिन राज्यों की जनसंख्या 20 लाख से कम है वहां मध्य स्तर की पंचायत का गठन नहीं किया जाएगा। मतलब कि अगर 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहां पंचायत का गठन आपका नहीं किया जाएगा। ठीक है, मध्य स्तर की भी आपसे पूछा गया है। अब यहां पर पंचायतों का गठन किस प्रकार से होता है, तो देखिए पंचायतों का गठन होता है ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अर्थात जो ग्राम स्तर पर होती है। या देखिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत जो कि ग्राम स्तर पर होती है, क्षेत्र पंचायत जो कि माध्यमिक और ब्लॉक स्तर पर होता है, जिला पंचायत जो कि आपकी जिला स्तर पर होता है, ये पंचायत का गठन आपका होता है। तो इसका स्ट्रक्चर इसी प्रकार से बनाइएगा। अब यहां पर देखिए 2-3 पॉइंट आपसे एग्जाम में पूछेगा, कहां पर आपकी एक व्यवस्था है, दोहरी व्यवस्था है। तो देखिए विभिन्न राज्यों में पंचायती स्तर एक स्तरीय कहां पर मिलेगा, तो आपके केवल एक पंचायत, मतलब जहां पर एक ग्राम पंचायतें हैं, जैसे आपके केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर और आपका जम्मू कश्मीर में क्या है, केवल एक ग्राम पंचायतें हैं। अगला आपसे दिया गया है द्विस्तरीय। तो द्विस्तरीय अर्थात ग्राम पंचायत और पंचायत समिति। ग्राम पंचायत और पंचायत समिति ये असम, कर्नाटक, ओडिशा, हरियाणा और जो दिल्ली पुदुचेरी है यहां पर कैसी है, द्विस्तरीय है। अगला है त्रिस्तरीय की बात करते हैं। तो देखिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और गोवा। मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या जहां पर है वहां पर त्रिस्तरीय है, लेकिन इस पॉइंट को देखा जाए तो गोवा को भी ऐड कर लीजिएगा। अगला है 4 स्तरीय। तो भाई 4 स्तरीय जो कि ग्राम पंचायत, अंचल पंचायत, आंचलिक परिषद और जिला परिषद, ये पश्चिम बंगाल, जनजाति परिषद और मेघालय, नागालैंड, मिजोरम में आपकी है। ठीक है, तो इस पॉइंट को नोट करिएगा। जब नोट करेंगे तो थोड़ा बहुत तो आप लोग पढ़ ही लेंगे ना। चलिए पंचायतों का कार्यकाल की अगर हम बात करते हैं, तो पंचायतों के अगर हम कार्यकाल की बात करते हैं तो यहां पर देखिए, यहां पर आपसे दिया गया है क्या कि संविधान के अनुच्छेद 243 की ई में पंचायतों के कार्यकाल की अवधि निर्धारित की गई है। प्रत्येक पंचायत अपनी प्रथम बैठक की तिथि से 5 वर्ष तक रहेगी। अर्थात जो पंचायत का कार्यकाल होता है वो पंचायत की प्रथम जो बैठक होती है उस तिथि से 5 वर्ष तक रहेगी। तथा उसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। अर्थात इसे समय से पहले भंग किया जा सकता है। जैसे आपकी लोकसभा होती है उसको भी 5 साल के लिए होती है, लेकिन समय से पहले भंग की जा सकती है। ऐसी स्थिति में चुनाव 6 माह के अंदर कराने अनिवार्य होते हैं। अर्थात अगर आपकी पंचायत भंग हो गई है तो 6 माह के अंदर आपके पंचायत हो जाएंगे। ठीक है, अगर ग्राम सभा निर्धारित समय से पूर्व भंग होती है किंतु कार्यकाल 6 माह से अधिक हो तो शेष बचे कार्यकाल के लिए चुनाव कराए जाएंगे, और यदि कार्यकाल 6 माह से कम बचा हो तो चुनाव नहीं कराए जाएंगे। मतलब ये है जैसे 5 साल है ना, 5 साल और 7 महीना है, 5 साल 4 साल, और किसी भी प्रधान का अगर 4 साल 7 महीना हो गया है तो फिर आपकी चुनाव नहीं होंगे, फिर आपके चुनाव नहीं होंगे। लेकिन किसी का जो कार्यकाल है 4 साल और 3 महीना है तो भी आपकी क्या हो जाएंगे, यहां पर चुनाव कराए जाएंगे। ठीक है, वही आपको यहां पर लिखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगले दिया है सदस्यों के लिए जो योग्यता है। तो देखो कोई भी व्यक्ति सदस्य के रूप में चुना जा सकता है यदि वह राज्य विधानमंडल के सदस्य के रूप में चुने जाने की योग्यता है, परंतु आयु अपेक्षाएं नहीं रखता हो। क्यों? क्योंकि पंचायत का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष है, ना कि 25 वर्ष। मतलब ये हुआ कि जो पंचायत के लोग होते हैं उनको बनने के लिए 21 वर्ष आपका होना आवश्यक है। ठीक है ना, लेकिन जो विधानमंडल में तो उसके लिए 25 वर्ष होता है, तो ये भी 25 वाली वैल्यू नहीं है, यहाँ पर 21 वर्ष से तो भी बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा है ग्राम पंचायत को पदच्युत करने की प्रक्रिया। मतलब ग्राम पंचायत को अगर आपको हटाना है, विघटन करना है, उसके बारे में दिया गया है। तो देखो दिया गया है
कि अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, पूरा पढ़ लीजिए तो ज्यादा समझ में आ जाएगा कि ग्राम पंचायत के प्रमुख को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भी पदच्युत किया जा सकता है, अर्थात उसके पद से हटाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव जिस पर ग्राम सभा के आधे सदस्यों के, देखिए जो ग्राम सभा के आधे सदस्यों के हस्ताक्षर तथा पद से हटाने के कारणों का उल्लेख कर आवेदन को जिला पंचायत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। सूचना मिलने की तिथि से जिला पंचायत अधिकारी 30 दिन के अंदर, कितने 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर ग्राम सभा की बैठक बुलाएगा, जिसकी सूचना कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी। अगर प्रस्ताव बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो ग्राम पंचायत का जो प्रमुख है उसको पद से छोड़ना पड़ता है, अर्थात उसको अपने पद से छोड़ना पड़ता है। ठीक है ना, तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न। देखो हम हर एक पॉइंट आपको थ्योरी में समझा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। अगला दिया है पंचायतों के जो आपके स्रोत होते हैं। अभी जो आपका वीडियो एग्जाम आपका हुआ था, जो आपका वीडियो एग्जाम हुआ था, है ना, उसमें यहां से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे कि आपसे पूछा गया था जो मनोरंजन कर है वो किसका कर होता है। एक क्वेश्चन और पूछा गया था जो मेला लगता है, हाट लगते हैं, है ना, मेला हाट जो लगते हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो हमने बता दिया कि भाई अगर वीडियो एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने पहले से पेपर दिया है तो ऑलरेडी इस क्लास को भी आप लोग अटेंड करते रहिए, दोनों काम एक साथ होंगे। देखो पंचायतों के आय के स्रोत क्या होते हैं, यहाँ पर मनोरंजन कर, दुग्ध उत्पादन कर, व्यापार तथा रोजगार, मछली तालाब से प्राप्त आय, पशुओं वाहन आदि पर, है ना, कूड़ा करकट तथा मृत पशुओं की बिक्री से आए, सड़कों नालियों की सफाई और प्रकाश पर, भू राजस्व की धनराशि के अनुसार 25 से 50% तक जो पंचायत आपकी होती है। चूल्हा कर हो गया, पशुओं का पंजीकरण फीस हो गया, संपत्ति के क्रय विक्रय पर कर हो गया, गांव के जो मेले बाजार आदि हैं। तो देखो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जामों में, चाहे आपका एग्जाम हो या किसी के एग्जाम हो। तो याद रखिएगा गांव के मेले और बाजार पर जो कर लगाते हैं वो पंचायत के आय स्रोत के होते हैं। ठीक है ना, मतलब पंचायत के स्रोत आपके होते हैं, आय के स्रोत होते हैं, और राज्य सरकार द्वारा जो आपका अनुदान है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिनको लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है कि क्षेत्र पंचायत समिति की आय, जो क्षेत्र पंचायत होती है उनके स्रोत के आय क्या होते हैं। देखिए यहां पर दिया है राज्य मंडल से प्राप्त जो आपका अनुदान हो, मंडियों से प्राप्त आपका फीस हो। भाई देखते हैं ना कि जो आपकी नगर पालिका होती है वहां पर मंडियां लगी होती है, मंडी होती है, गल्ला मंडी, कोई भी मंडी होती है। तो राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान, मंडियों से प्राप्त आपका फीस हो गया, जिला पंचायत द्वारा दिया गया अनुदान हो गया, क्षेत्र पंचायत द्वारा लगाए गए जो आपके कर हो गए, सरकार द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए दी गई जो धनराशि है, ठीक है, ये स्थानीय कर हो गया, दान व चंदा जो हो गया, और घाटों और मेलों से प्राप्त जो आपका आय हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है ग्राम सभा। तो देखिए यहां पर ग्राम सभा क्या होती है, यहां से क्वेश्चन आपके बनते हैं। देख लीजिएगा कि गांवों की मतदाता सूची में शामिल कोई भी वयस्क व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो ग्राम सभा का सदस्य हो सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, ग्राम सभा का सदस्य अपने बीच के किसी भी व्यक्ति को 5 वर्षों के लिए प्रधान निर्वाचित कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रधान को 15 दिन की पूर्व सूचना देकर उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से हटाया भी जा सकता है, जो कि इसके पहले भी हमने आपको अभी बताया है। नए प्रधान के चयन के लिए पुनः, देखिए यहां पर दिया है कि नए प्रधान के चयन के लिए पुनः मतदाता का प्रावधान है, परंतु वह शेष अवधि के लिए ही प्रधान नियुक्त किया जाता है, ना कि 5 वर्षों के लिए। जैसे हमने आपको बताया था राष्ट्रपति का कार्यकाल, मान लीजिए राष्ट्रपति का कार्यकाल 3 वर्ष पूरा हो गया है और किसी कारण से राष्ट्रपति टपक गए हैं, है ना, तो जो चुनाव होगा तो मात्र शेष समय के लिए होगा, 2 साल के लिए बनेगा, ना कि फिर से 5 साल स्टार्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर भी होता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखो गया है ग्राम सभा का प्रधान वही व्यक्ति चुना जाता है जिसकी आयु कम से कम 21 वर्ष होती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है, यहां पर दिया ग्राम पंचायत। तो देखिए कि ग्राम पंचायत में न्यूनतम 9 और अधिकतम 15 सदस्य आपके होते हैं। ठीक है, ग्राम पंचायत में देख सकते हैं जो आपके सदस्य होते हैं, जिसको गांव में एक शब्द बोला जाता है मेंबर बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं भाई, मेंबर बोलते हैं कि भाई वो तो मेंबर बन गए, है ना। तो याद रखिएगा ग्राम पंचायत में न्यूनतम 9 और अधिकतम 15 सदस्य होते हैं। कभी कभी ऑप्शन में क्या होता है 17 मिल जाता है, लेकिन अगर आपका 17 नहीं मिलेगा तो आपको 15 जरूर मिलेगा। ठीक है ना, तो अगर पॉइंट में मिलता है तो आपको 15 वाला को ज्यादा सही करना है, क्योंकि 15 ही यहाँ पर ज्यादा सही मान्य होता है। तो आपको क्या करना है 15 लगा देना, अगर 17 नहीं है, मतलब 9 से लेके आपके 17, 9 लेके 15 होगा तो 15 वाला लगाइएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखो दिया गया है 1000 की जनसंख्या पर 9 सदस्य। ठीक है, 1000 से अधिक परंतु 2000 से कम जनसंख्या है तो 11 सदस्य होते हैं। 2000 से अधिक है परंतु 3000 से कम है तो आपके 13 सदस्य होते हैं। और 3000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्राम पंचायत में
15 सदस्य आपके नियुक्त किए जाते हैं। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि भाई जो कभी कभी 7 होते हैं, 9 होते हैं, 11 होते हैं, 13 होते हैं, 15 होते हैं, कैसे होते हैं। तो अब जनसंख्या के अकॉर्डिंग अर्थात 3,000 के ऊपर है तो ये तो श्योर है कि 15 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न आपसे अगला पूछा गया है जिला पंचायत, क्या दिया गया है, जिला पंचायत। तो उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला पंचायत के गठन का प्रावधान है। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष वयस्क मतदान द्वारा होता है। आप लोग देखो, आप चुनाव का मतलब आप लोग मतदान करते हैं, है ना। प्रत्यक्ष चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा होता है। जिला पंचायत के सदस्यों में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष एवं एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। जिला पंचायत में महिलाओं के लिए 50% सीटें आपकी आरक्षित है। किसमें, जिला पंचायत में 50% सीटें आरक्षित है, याद रखिएगा। ठीक है, वो आपका ग्राम पंचायत था लेकिन ये जिला पंचायत है। जिला पंचायत के सदस्यों के रूप में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद के सदस्यों को भी शामिल किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला आपका पॉइंट हो गया जिला वाला। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ आपके फैक्ट हैं, इन फैक्टों को हम दूसरी क्लास में आपको पढ़ाएंगे। अर्थात ये वन लाइनर पॉइंट होंगे, काफी आपके पॉइंट है, कुछ क्वेश्चन भी आपके जो बाकी है ऑब्जेक्टिव वो हम आपको पढ़ा के बाद इसको आपको एक साथ में ऐड कर देंगे। क्वेश्चन आपके हैं, मतलब आपके एक वीडियो और बनेगा जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव और लगभग हम आपको। धन्यवाद।